आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वंचित छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़े कदम में आज पूरे तेलंगाना में 28 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड आवासीय स्कूलों की आधारशिला रखी जाएगी। महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की पहल का हिस्सा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी रंगारेड्डी जिले के शादनगर के कोंडुलगु में आधारशिला रखकर कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे, जबकि डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मधिरा में इसी तरह के समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने जिला कलेक्टरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कलेक्टर्स को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि शिलान्यास समारोह में संबंधित जिलों के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। परियोजना का लक्ष्य वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करना है। सड़क और भवन विभाग इन स्कूलों के निर्माण की देखरेख करेगा, जिससे तेलंगाना में शिक्षा के लिए एक मानक स्थापित होने की उम्मीद है। तेलंगाना सरकार मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता मांगने पर विचार कर रही है, जिसकी अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपए से 60,000 करोड़ रुपए के बीच है। इस परियोजना का उद्देश्य हैदराबाद के शहरी परिदृश्य को बदलना है, जिसे विश्व बैंक या जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से धन प्राप्त हो सकता है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस प्रमुख पहल पर चर्चा की गई। बैठक में डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क, राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और मुख्य सचिव शांति कुमारी सहित मुख्य अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत मूसी परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी। परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार वैश्विक एजेंसियों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना तलाश रही है। इस परियोजना से पर्यावरणीय स्थिरता को शहरी विकास के साथ जोड़ते हुए मूसी नदी के किनारे बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की उम्मीद है। हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी गढ़वाल एनबीटी नगर बंजारा हिल्स में बथुकम्मा समारोह में तलवार लहराने के बाद विवादों में आ गई हैं। मेयर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो अपलोड किया, जिसमें पारंपरिक पोशाक पहने महिलाएं तेज आवाज में डीजे सिस्टम पर बज रहे संगीत पर नृत्य करती नजर आ रही हैं। वीडियो में मंच के ऊपर खड़े हैदराबाद की मेयर तलवार लहराते हुए नजर आ रही हैं। गढ़वाल ने कहा कि एनबीटी नगर में महिलाओं और लड़कियों पर कोई बुरी नजर न डाले। आज मैं तलवार चला रही हूँ, कल आप सभी लड़कियों को तलवार थामनी चाहिए। गढ़वाल ने आगे कहा कि हम यहाँ बथुकम्मा का जश्न मना रहे हैं और कुछ ईर्ष्यालु लोग हम पर पुलिस बुला रहे हैं। हैदराबाद के मेयर ने ये बयान तब दिया है जब कुछ स्थानीय निवासियों ने कार्यक्रम स्थल पर डीजे द्वारा बहुत तेज आवाज में संगीत बजाने की शिकायत पुलिस से की थी। गौरतलब है कि हैदराबाद पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण और निवासियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए धार्मिक जुलूसों और कार्यक्रमों के दौरान संगीत के लिए पटाखों और डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। इन जुलूसों के दौरान डीजे साउंड सिस्टम और पटाखों के उपयोग में चिंताजनक वृद्धि देखने के बाद ये फैसला लिया गया। पुलिस ने कहा था कि धार्मिक जुलूसों के दौरान डीजे सिस्टम के इस्तेमाल से प्रतिभागियों द्वारा अनियंत्रित व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है, जिससे संभावित रूप से कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। शहर की एक अदालत ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नागा चैतन्य और समंथा रुथप्रभु के तलाक पर उनकी विवादास्पद टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए तेलंगाना मंत्री कोंडा सुरेखा को नोटिस भेजा है। अदालत ने सुरेखा को 23 अक्टूबर तक अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत नामपल्ली अदालत में नागा चैतन्य का पिता नागार्जुना अक्किनेनी द्वारा तेलंगाना मंत्री के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले के आधार पर नोटिस जारी किया है। दूसरे गवाह वेंकटेश्वर द्वारा मामले में अपनी गवाही पूरी करने के बाद नामपल्ली विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने अगली सुनवाई 23 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। शिकायतकर्ता ने कहा कि मंत्री की टिप्पणियों का उद्देश्य अक्किनेनी परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। शिकायत में आपराधिक और नागरिक दोनों मानहानि के आरोप दर्ज किए गए हैं और हुए नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजे की मांग की गई है। सुरेखा ने आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने परिवार के स्वामित्व वाले एन कन्वेंशन सेंटर को ध्वस्त करने से पहले अक्किनेनी परिवार से अनुचित लाभ मांगा था। उन्होंने केटीआर को नागा चैतन्य और समंथा के तलाक से जोड़ते हुए कहा था कि कई अभिनेत्रियों ने अपने जीवन पर केटीआर के प्रभाव के कारण फिल्म उद्योग को जल्दी छोड़ दिया।
हैदराबाद में एक बड़ा मामला सामने आया है। हैदराबाद के नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में कुछ शरारती लोगों ने देवी दुर्गा माता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना पाकर बेगम बाजार की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों की एक टीम ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया और लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने लोगों को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। वहीं घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। बताया गया कि नामपल्ली प्रदर्शनी सोसाइटी और कर्मचारी की ओर से हर साल नवरात्र के मौके पर देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसमें बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी बीच गुरुवार रात को यहां डांडिया कार्यक्रम रखा गया था। डांडिया कार्यक्रम पूरा होने तक प्रदर्शनी मैदान में किसी समय ये घटना घटी है। घटनास्थल का निरीक्षण करने वाले एसीपी एबीडीएस चंद्रशेखर ने मामला दर्ज किया है और बेगम बाजार पुलिस की ओर से आगे की जांच की जा रही है। आदोनी के पूर्व विधायक और भाजपा नेता प्रकाश जैन को पार्टी के ही सदस्य और मौजूदा विधायक डॉक्टर पीवी पार्थसारथी के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी करने के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। 1983 में टीडीपी के तहत विधायक रहे जैन ने हाल ही में पार्थसारथी पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया था। इस आलोचना के बाद जैन ने भाजपा से इस्तीफा देने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने समर्थन की फिर से पुष्टि की। अपनी छवि को लेकर चिंतित भाजपा ने जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। नतीजतन सत्यनारायण की अध्यक्षता वाली पार्टी की राज्य अनुशासन समिति ने पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए उनके निलंबन की घोषणा की। कर्नाटक सरकार ने सभी स्कूलों, उद्योगों और आईटी-बीटी कंपनियों को 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव दिवस के उपलक्ष्य में कर्नाटक ध्वज फहराने का निर्देश दिया है। आदेश के मुताबिक सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को राज्य ध्वज फहराना होगा और छात्रों के बीच भाषा के प्रति प्रेम और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कन्नड़ पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। हालांकि आईटी और बीटी कंपनियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें अपनी इमारतों पर कर्नाटक ध्वज फहराना अनिवार्य है। सरकार ने इन कंपनियों के लिए ध्वज फहराने की तस्वीरें लेकर उन्हें बेंगलुरु महानगर पालिका बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका में जमा करने, दस्तावेज बनाना अनिवार्य कर दिया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आईटी कारखानों और सभी प्रतिष्ठानों सहित सभी संस्थानों से अपने सामने कन्नड़ ध्वज फहराने का आग्रह किया है। कर्नाटक सरकार की तरफ से इसे लेकर लगातार लोगों और संस्थानों से अपील की जा रही है। उन्हें कर्नाटक राज्योत्सव के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। सिद्धरामैया के पद छोड़ने पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के मुताबिक शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। विजेंद्र ने दावा किया है कि बेंगलुरु विकास मंत्री को राज्य में सभी ओर से स्वीकृति नहीं मिल रही है और वो हर जगह एक नेता के रूप में लोकप्रिय नहीं है। एक सवाल के जवाब में विजेंद्र ने कहा कि MUDA घोटाले में फंसे सिद्धरामैया जल्द ही पद छोड़ देंगे और अगले मुख्यमंत्री का चयन कांग्रेस नेताओं पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा ने पिछले 3 महीनों में कई बड़े घोटालों का उजागर किया है, जिनमें मुख्य रूप से वाल्मीकि निगम और MUDA से संबंधित घोटाले शामिल हैं। बेलगावी में मीडिया से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि राज्य के लोगों को लगता है कि कांग्रेस सरकार कोमा में है, क्योंकि पार्टी के सरकार बनाने के बाद कोई भी विकास परियोजना शुरू नहीं की गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF विपक्षी पार्टी ने आज दावा किया कि केरल के वामपंथी सरकार न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट में उल्लेखित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की घटनाओं के बारे में बचाव कर रही है और इसीलिए राज्य विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं हो रही है। विपक्ष का ये आरोप तब आया है जब विधानसभा अध्यक्ष AN शमसीर ने UDF विधायकों द्वारा सदन को स्थगित करने और रिपोर्ट्स में निष्कर्षों के संबंध में आगे की जांच कथित कमी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पेश किए गए नोटिस को अनुमति देने से इनकार कर दिया। विधानसभा में बोलते हुए परिवहन मंत्री KB गणेश कुमार ने कहा कि कोझिकोड में नदी में गिरी एक बस की दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। उन्होंने बताया कि वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए अपना रास्ता बदला और दुर्घटना रोकने के चालक के प्रयासों के बावजूद बस नदी में फिसल गई। शमसी ने कहा कि अनुमति देने से इनकार किया जा रहा है क्योंकि ये मुद्दा केरल उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर कड़ा विरोध जताते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता VD सतीशन ने दावा किया कि ये नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि शमसी ने खुद कहा था कि इस मुद्दे को सदन में सवाल के तौर पर नहीं उठाया जाना चाहिए और इस पर कोई सबमिशन या कुछ और पेश नहीं किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक में मिलिट्री कैंप में
आर्टिलरी लोड करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आर्टिलरी लोड करने के दौरान हुए धमाके में 2 अग्निवीरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोला बारूद लोड कर रहे अग्निवीर धमाके की चपेट में आ गए थे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।